नमस्कार दोस्तों, मैं शगुन स्टडी IQ के नए कार्यक्रम व्याख्या में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम का मकसद आप सभी को ऐसी जानकारियों से रूबरू कराना है जो कि UPSC और राज्य सेवा परीक्षाओं के सिलेबस से सीधे तौर पर जुड़ती हैं। ये कार्यक्रम हर हफ्ते के रविवार को हमारे YouTube चैनल पर प्रसारित किया जाता है। हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रोग्राम आपकी परीक्षा की तैयारी को धार देने में सहयोगी साबित होगा। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि मेरी सभी वीडियो अपडेट्स के लिए आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भारतीय लोकतंत्र का मंदिर है संसद। इसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति शामिल होते हैं। राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते, लेकिन राष्ट्रपति संसद का अभिन्न अंग है। राज्यसभा में राज्य व यूटीज के प्रतिनिधि होते हैं, वहीं लोकसभा भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। आज के आर्टिकल में हम संसद के ऊपरी सदन यानी राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। शुरुआत करते हैं राज्यसभा के इतिहास से। भारत में दूसरे सदन का प्रारंभ 1918 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1919 में तत्कालीन विधानमंडल के द्वितीय सदन के तौर पर काउंसिल ऑफ स्टेट्स का सृजन करने का प्रावधान किया गया, जिसके विशेषाधिकार सीमित थे और जो 1921 में अस्तित्व में आया। गवर्नर जनरल तत्कालीन काउंसिल ऑफ स्टेट्स का पदेन अध्यक्ष होता था। आजादी के बाद बने संविधान में इस सदन को राज्यसभा का नाम दिया गया, जो कि उच्च सदन के रूप में जाना जाता है। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और इसने भी 1950 तक केंद्रीय विधानमंडल के रूप में कार्य किया। बाद में इसे ही प्रोविजनल पार्लियामेंट के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। इस दौरान केंद्रीय विधानमंडल 1952 में पहले चुनाव कराए जाने तक एक सदनी रहा। चुनाव के बाद आजाद भारत में राज्यसभा 3 अप्रैल 1952 को अस्तित्व में आई। राज्यसभा का गठन एक रिव्यू हाउस के तौर पर हुआ है, जो लोकसभा द्वारा पास किए गए प्रस्तावों की जांच करता है। ये एक स्थायी सदन है और हर 2 साल पर 1/3 सदस्य बदल जाते हैं। इसके लिए एक चुनाव प्रक्रिया है, जिसका पालन करते हुए राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव होता है। राज्यसभा के सदस्यों को राज्यों के प्रतिनिधि के तौर पर चुना जाता है। वर्तमान में इस सदन में 245 सदस्य हैं, जिनमें से 233 सदस्यों का निर्वाचन होता है और 12 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं। मनोनीत होने वाले सदस्य साहित्य, विज्ञान, कला एवं समाज सेवा जैसे क्षेत्रों से होते हैं। निर्वाचित सदस्यों का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 80(4) में इसके सदस्यों के चुनाव की चर्चा है। चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। अब बात करते हैं संविधान सभा के सदस्यों का राज्यसभा की स्थापना के पीछे मकसद क्या था। भारतीय लोकतंत्र को अधिक समावेशी, सहभागितापूर्ण व विकासशील बनाना था। संविधान सभा में जब इस दिन के अस्तित्व पर बहस चल रही थी, तो इसके पक्ष में दलील दी गई कि ये सदन राज्यों के पक्ष को मजबूती से रखने में सहायक होगा। इस द्विदलीय व्यवस्था को चेक एंड बैलेंस थ्योरी के अनुसार भारत की लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए जरूरी माना गया। अगर लोकसभा किसी बिल को जल्दबाजी में पारित कर देती है, तो राज्यसभा उस पर व्यापक चर्चा करती है। संसद का उच्च सदन लोकसभा के निर्णयों की समीक्षा करने और सत्ता के निर्कुशलता वाले निर्णयों पर अंकुश लगाने के लिए जाना जाता है। ये सत्ताधारी पार्टी के कार्यों को कानून के शासन के अंतर्गत रखने में उपयोगी है। जनहित को सुनिश्चित करने के लिए बिलों के प्रस्तुतिकरण के साथ उनके मूल्यांकन के लिए राज्यसभा का होना प्रासंगिक है। दहेज निषेध विधेयक के संबंध में शुरुआत के 15 वर्षों में राज्यसभा में सरकार बहुमत में थी, लेकिन इसके बावजूद दहेज निषेध विधेयक 1959 को राज्यसभा ने रिजेक्ट कर दिया।
1961 में फर्स्ट जॉइंट सेशन बुलाकर इस बिल को पास कराया जा सका। इस सदन के गठन के पीछे एक वजह यह भी थी कि अगर किसी वर्ग विशेष का प्रतिनिधित्व लोकसभा में न हो सके तो उसे राज्यसभा में अवसर मिल सके। इसलिए नागरिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और अन्य वर्गों की आवाज उठाने के एक मंच के रूप में राज्यसभा की प्रासंगिकता को नकारा नहीं जा सकता। राज्यसभा शिक्षाविदों और बुद्धिजीवियों और अन्य विशेषज्ञों को एक मंच प्रदान करता है। बावजूद इसके राज्यसभा की प्रासंगिकता को लेकर सवाल खड़े किए जाते रहे हैं। इसकी वजह है कि संसद के इस उच्च सदन के समक्ष कई चुनौतियां विद्यमान हैं। आइए अब बात करते हैं कि राज्यसभा के सामने चुनौतियां क्या है। हालिया वर्षों में राज्यसभा की गिरती उत्पादकता एक बड़ा प्रश्न रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि राज्यसभा की उत्पादकता में गिरावट मुख्य रूप से प्रश्नकाल में व्यवधान और विधेयकों को बिना चर्चा के पारित के कारण देखी जा रही है। इसके अलावा राज्यसभा में होने वाली बहसों में सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका नहीं मिल पाता। वर्तमान में विभिन्न दलों के सदस्यों को सदन में उनकी सामर्थ्य के अनुसार समय मिलता है, जिससे स्वतंत्र, मनोनीत और छोटे दलों से संबंधित सदस्यों को बहस में बहुत कम समय मिल पाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई बिल बिना चर्चा के ही पास कर दिए जाते हैं। एक ही दिन में एक से अधिक विधेयकों का पारित हो जाना इस सदन की उपयोगिता को नजरअंदाज करने जैसा है। राज्यसभा सचिवालय के मुताबिक प्रत्येक सदस्य के लिए न्यूनतम समय सीमा तय करना उचित है, लेकिन सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए लीगल एडवाइस और राजनीतिक इच्छा शक्ति की जरूरत है। राज्यसभा का गठन रचनात्मकता को बढ़ावा देने के मकसद से किया गया था, लेकिन मौजूदा वक्त में ऐसे लोग इस सदन में जा रहे हैं जिनसे भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है। सियासी दलों की इस प्रवृत्ति से कई वर्ग विशेष को इस सदन में उचित प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है और ये भी इस सदन की संकल्पना के ही विरुद्ध है। इन चुनौतियों के मद्देनजर आइए बात करते हैं कि क्या है आगे की राह। राज्यसभा की प्रासंगिकता व भूमिका को तार्किक बनाने के लिए राज्यसभा में कई सुधारों की दरकार है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि राज्यसभा एवं लोकसभा दोनों सदनों ने वर्ष 1952 के बाद से देश में सामाजिक आर्थिक परिवर्तन लाने में रचनात्मक भागीदार की भूमिका निभाई है। दोनों सदनों की संरचना में व्यापक अंतर होने के बावजूद दोनों ने सहयोग और सहकारिता की भावना के आधार पर कार्य किया है। राज्यसभा एक मूल्यांकनकर्ता व चिंतनशील मंच है, इसलिए देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को समझते हुए पॉलिटिकल पार्टीज को राजनीतिक लाभ से योग्य व्यक्तियों का चुनाव करने की जरूरत है। इसके सदस्यों के चयन में दलबंदी के स्थान पर विशेषज्ञता, निरपेक्षता तथा व्यक्ति विशेष की नैतिकता को अधिक महत्व देने की जरूरत है। इसके अलावा राज्यसभा संसद में राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है, इसलिए सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने की मांग अक्सर ही उठती रही है। यूएसए की तर्ज पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व देने पर बहस चलती रही है। इसमें दो तर्क दिए जाते हैं। जनसंख्या के आधार पर सीटों के आवंटन से छोटे राज्यों के खाते में कम सीटें आती हैं, इसीलिए छोटे राज्य इस व्यवस्था को राजनीतिक तौर पर बड़ा नुकसान समझते हैं। एक तर्क ये भी है कि राज्यों को समान शक्ति मिलने से सही अर्थों में संघवाद की प्राप्ति होगी। प्रत्येक राज्य के लिए समान प्रतिनिधित्व प्रदान करने के लिए एक संघीय व्यवस्था तैयार की जा सकती है, ताकि बड़े राज्य सदन में केवल अपने संख्या बल के आधार पर नीतियों को प्रभावित न कर सके। चुनाव में होने वाले दल बदल और भ्रष्टाचार संबंधी गतिविधियों को सीमित करने के लिए नियमों का परिपालन व दोषियों के खिलाफ त्वरित कार्यवाही सुनिश्चित करना आवश्यक है। इसी तरह अल्पसंख्यकों, महिलाओं, भाषाई, धार्मिक व नृजातीय विविधता के साथ साथ उत्तर पूर्व जम्मू कश्मीर, ग्रामीण व शहरी निर्धनों इत्यादि का उचित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना होगा, तभी इस सदन के गठन का वास्तविक मकसद
पूरा हो सकेगा। दूसरी ओर राज्यसभा में बिना चर्चा या कम चर्चा के बाद ही विधेयकों को पारित कर देने की प्रवृत्ति लगातार बढ़ती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये प्रवृत्ति इस सदन की प्रासंगिकता को खत्म कर रही है। इसीलिए हर साल होने वाले बैठकों की संख्या में इजाफा किए जाने की जरूरत है, ताकि हर विधेयक पर चर्चा करने के लिए पर्याप्त समय मिल सके। प्रत्येक सदस्य को अपने विचार सार्थक रूप से व्यक्त करने के लिए न्यूनतम समय तय करना होगा, ताकि सभी सदस्यों को अपनी बात रखने का मौका मिल सके। तमाम उतार चढ़ाव के बावजूद राज्यसभा राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों और सांस्कृतिक विविधता का पोषण करने वाली एक संस्था बनी हुई है। इसके अलावा लोकसभा के साथ ये संप्रभु समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य जैसे मूल्यों का ध्वजवाहक भी है। हमारे लोकतंत्र में सरकार के काम की जांच करने वाले प्रतिनिधि निकाय के रूप में संसद की केंद्रीय भूमिका है। ऐसे में उम्मीद की जाती है कि सभी विधायी प्रस्तावों की विस्तार से जांच करें, उनकी बारीकियों और प्रावधानों को समझें और उचित निर्णय लें। इसके अलावा संसद की नई बिल्डिंग भी तैयार की जा रही है, लेकिन बेहतर होगा कि हम लोकतंत्र के मंदिर को नया भवन देने के साथ उसकी आत्मा यानी स्वस्थ विचार विमर्श को भी जीवित कर सकें। आइए दोस्तों, नोट करें आज का सवाल। राज्यसभा की प्रासंगिकता पर चर्चा कीजिए। तो दोस्तों, आज के कार्यक्रम व्याख्या में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले हफ्ते एक और ऐसे ही नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।